नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील है कि सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की, और इसके लिए हमें आपके मदद की जरूरत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको सत्य हिंदी सदस्यता अभियान से जुड़ने का मौका मिलेगा, और अगर आप हमें आर्थिक भुगतान करेंगे, आर्थिक मदद करेंगे, आर्थिक सहायता करेंगे, तो न केवल सत्य हिंदी को एक मदद मिलेगी बल्कि पूरी पत्रकारिता को भी जो मुहिम है उसमें भी आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। और आप बातचीत शुरू करते हैं। इस वक्त जिस तरीके की पत्रकारिता आप देश के अंदर देख रहे हैं उस पर इतने तरीके के सवाल हैं कि शायद आप सवाल पूछते जाएंगे और उसका कोई अंत नहीं होगा। एक तरफ देश है जो सीमा पर चीन से, भारत और चीन की सीमाएं आमने सामने खड़ी हुई है। दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था है जो 23.9% की आर्थिक गिरावट में दिखाई पड़ रही है। तीसरी तरफ लगभग प्रतिदिन 1 लाख कोरोना के केसेस इस देश के अंदर आ रहे हैं। देश के कई हिस्सों के अंदर बाढ़ है, जो बेरोजगारी का आलम है। करीब 2.25 करोड़ लोग सैलरीड क्लास पिछले 3-4 महीनों के अंदर बेरोजगार हुए हैं। लेकिन मुद्दा क्या? मुद्दा यह कि इन सब चीजों पर बातचीत नहीं होती। बातचीत किस पे होती है? फिल्म अभिनेताओं पे बातचीत होती है। बातचीत किस पे होती है? रिया चक्रवर्ती पे बातचीत होती है। बातचीत किस पे होती है? कंगना रनावत पे बातचीत होती है। इन सब पर भी बात होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि इन सब पर बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रपोर्शन में बातचीत हो रही है, जिस तरीके से बातचीत हो रही है, उससे बहुत बड़े बड़े गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि दरअसल क्या इस वक्त जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये भारत के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है, या भारत के लोकतंत्र को गर्त में ढकेलने की कोशिश है? क्या ऐसा तो नहीं एक षड्यंत्र है भारत के लोकतंत्र को या भारत के गणतंत्र को बर्बाद करने की? और ऐसे में मैं अमूमन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन आज मैं करना चाहता हूं। शब्द यह है, क्या दरअसल ये वो लोग हैं जो सबको सर्टिफिकेट बांटते हैं देशद्रोह का, ये खुद क्या कर रहे हैं? इन्हीं तमाम मसलों बातचीत करेंगे, आज के मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की डायरेक्टर रंजना कुमारी जी। लेकिन ये तो उनका औपचारिक परिचय है। उनका दूसरा परिचय ये कि महिलाओं के मुद्दों पर और सामाजिक मुद्दों पर लगातार संघर्ष करती रही हैं पिछले 30-40 सालों से, और हमेशा मुखर रही हैं। एक ऐसी आवाज है जो कभी दबी नहीं है। रंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रंजना जी, 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से इस वक्त मीडिया कवरेज हो रही है, आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, मीडिया का जो काम हम लोग समझते रहे हैं और जिसकी वजह से पूरी सहयोग भी हमने पूरा किया मीडिया के साथ, जब भी कोई और मीडिया ने हमारे साथ खड़े होकर के बहुत सारे मुद्दों को उठाया। और आप जब मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़े थे तभी भी हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे मुद्दों को देश के सामने रखा। तो एक तरह से समाचार जानकारी देना और फिर लोगों को सचेत करना, और जो परिस्थितियां हैं उसमें उनके रोल को वो क्या कर सकते हैं, एक तरह का उनके हाथ में कुछ न कुछ ऐसा पकड़ाना जिससे कि उनको लगे कि हाँ, हमारी भी कोई भूमिका है और आज की परिस्थिति में हम कुछ कर सकते हैं। और साथ साथ में नकेल डालने का काम तो मीडिया का हमेशा से रहा है कि जहाँ कहीं कोई किसी से गलती हुई, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, सरकार में हो, बाहर हो, तो मीडिया हमेशा उस काम को करती आई है। और ये लोकतंत्र के 4th पिलर के रूप में अगर मीडिया को कहा जाता रहा है तो इसी वजह से। लेकिन आज की परिस्थिति में मीडिया का जो रोल हम लोग देख रहे हैं वो मुझे लगता है कि इतना अफरा तफरी में जो भी बातें जिसको जो समझ में आ रहा है कर रहा है, जो कह रहा है, किसी भी तरह की इशू को आप सामने ला रहे हैं, आप कुछ क्यों ला रहे हैं, मंशा क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा है। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको कि, और फिर आपस में एक खास तरह का कंपटीशन जो शुरू हो गया कि कौन किससे गर्त में जाने की जल्दी में है, कौन ज्यादा नीचे गिरने की जल्दी में है, ये आपस के कंपटीशन से समझ में आ रहा है। और भ्रमित जनता इस समय समझ नहीं पा रही है कि असल में मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि कहीं कोई एक बहुत मशहूर स्टार सुसाइड कर लेते हैं और बहुत बहुत दुख और दर्द लोगों के मन में, मुद्दा वो है, या चीन की सीमा पर तमाम इस समय झगड़ा, मतलब वॉर होने की स्थिति तक आ गई है और भाग भाग के मॉस्को गए हैं, क्या हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ पैंडेमिक, मतलब इतना इस तरह की परिस्थिति में तो दुनिया में कभी हम लोग की पीढ़ी, हमारी उसके पहले वाली पीढ़ी आने, हम तो सोच भी नहीं सकते थे आज हम लोग की जो हालत हो गई है। जिस तरह के स्वास्थ्य के मुद्दे सामने आ रहे हैं, जिस तरह से लोग के मन में एक भय का माहौल है, जीवन को लेकर भय का माहौल है। तीसरी तरफ
रोजगार को, रोजी रोटी को लेकर भय का माहौल है। जब नौकरी चली गई है तो फिर क्या होगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि इस समय महिलाओं की जो स्थिति है वो इतनी खराब हो गई है, क्योंकि उन पर लगातार राष्ट्रीय, मैं तो मतलब आंकड़े कहूंगी तो शायद लगेगा कि नहीं ये कहीं से बराबर यही बोलती रही है तो कुछ कह रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि महिलाओं पर हिंसा घर के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसी तरह से दुनिया के आंकड़े आ रहे हैं। ऑनलाइन सब लोग चले गए, वहां उनके साथ हिंसा हो रही है। रोजगार खत्म हो गया है। आर्थिक जब मंदी होती है, आर्थिक परिस्थितियां खराब होती है, खामियाजा बच्चे और महिलाएं भरते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये मुद्दे हैं, आपने बिल्कुल सही इंगित किया कि ये मुद्दे हैं, या मुद्दा इस तरह का होना चाहिए कि एक मतलब किसी एक फिल्म स्टार का कोई एक मकान गिरा दिया गया है, या कोई उनका जो भी इलीगल है, लीगल है, ये सब तो कोर्ट जानेगा, कोर्ट कचहरी जाने, पुलिस जाने, लेकिन ये मुद्दा है क्या? और जिस तरह से अगर है भी तो एक न्यूज के तमाम और न्यूज में एक न्यूज ये भी है, लेकिन क्या यही न्यूज है? क्या यही इस समय हमारे पास कहने के लिए, देश को बताने के लिए रह गया है? तो अपने आप में मीडिया ने ना सिर्फ बहुत नीचे गिरने का काम किया है, स्तर घटाने का काम किया, बल्कि भ्रमित करने का काम, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। लोकतंत्र में अगर आप जनमानस को भ्रमित कर रहे हैं तो फिर आप एक बहुत बड़े खतरनाक माहौल में पूरे देश को ले जा रहे हैं। रंजना जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। सवाल है कि ये क्या डेलिबरेटली हो रहा है या एक रेस है, उस रेस में ये सारी चीजें हो रही? आपको क्या लगता है एक आउटसाइडर होने के नाते? देखिए, मैं तो चूंकि किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी नहीं हूँ और मैं समाज को हमेशा सामाजिक मुद्दों के की अंदाज में ही मैंने देखा और अपने जीवन भर वही काम किया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो आज की परिस्थिति है, कंपटीशन तो हमेशा रहा है। ऐसा तो नहीं कि मीडिया में कंपटीशन नहीं है। ये तो कोई नई परिस्थिति नहीं आ गई है कि हाँ हम हमारा टीआरपी ज्यादा है कि तुम्हारा टीआरपी ज्यादा है। लेकिन इस समय कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजनीतिक साजिश तो शायद बहुत कड़ा शब्द हो जाएगा, एक राजनीतिक प्रयास के तहत कहीं ना कहीं जनता को भटकाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो मार है वो जीवन पर पड़ रही है, जो मार है वो अपनी थाली पर लात मारी गई है, खाना सामने नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए परिस्थितियां बिगड़ गई हैं, नौकरी नहीं है, और साथ साथ में खतरे और तरह के। कल को आप सोचिए यही स्थिति अगर भारत चीन की सीमा की जो स्थिति इस समय है, और कितनी सीरियस थी कि भाग के हमारे विदेश मंत्री को जाना पड़ा, हमारे रक्षा मंत्री को, रूस को हम मीडिएट करने के लिए बोल रहे हैं, हमारा आपस में कोई डायलॉग ही नहीं बन पाया। क्या ये परिस्थिति, इतनी गंभीर परिस्थिति में भी क्या हमें सिर्फ बंबई के एक अपार्टमेंट, मैं नहीं कहती हूँ उसके गलत हुआ सही हुआ, समाज जाने वो जाने, कानून जाने, लेकिन क्या वही न्यूज है? क्या उसी के बारे में चर्चा होनी चाहिए? कि या फिर हमें तो बड़ी खुशी है कि दो महिलाओं ने मिलकर पूरे देश को इस समय हिला रखा है, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो चाहे कंगना रनावत हो। मतलब उन्होंने हर किसी को एकदम से मजबूर कर दिया है कि आप और कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, आप और कुछ करिए ही मत। लेकिन निश्चित तौर पर जो जिसका जो सीरियस एस्पेक्ट है, या कह लीजिए जिसकी गंभीरता है, वो ये है कि जिन परिस्थितियों को संभालने सुधारने के लिए आज हमारे शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, हमारी सरकार, और जो लोग जिन परिस्थितियों को संभालने के लिए पूरी तरह से एक तरह से सीरियसनेस जो होनी चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ रही है, और ये भरमाने का जो काम है स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं भरमाने की कोशिश की जा रही है, डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द रियल इश्यूज। ये है आज की सबसे बड़ी। रंजना जी, जो आपने सवाल, जो आपने जवाब दिया है, आपने दो महिलाओं का नाम लिया, रिया चक्रवर्ती का नाम लिया और आपने कंगना रनावत का नाम लिया। कंगना रनावत का जब घर का एक हिस्सा जब तोड़ा जाता है, जाहिर सी बात है अगर बदले की भावना से तोड़ा जा रहा है तो उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, लेकिन उसको कहा जाता है कि आप एक महिला के साथ इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन उसी तरफ जब रिया चक्रवर्ती को आप पिछले 1.5 महीने से लगातार हाउंड कर रहे हैं, तब कोई ये नहीं कहता है कि आपने एक महिला के साथ किस तरीके से अभद्रता का व्यवहार किया। ये जो द्वैत है, ये इसका क्या कारण आपको समझ में आता है? क्या इसलिए क्योंकि एक जो महिला है वो फिल्म स्टार है, सक्सेसफुल है, पॉलिटिकल बैकिंग है, दूसरी एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो आप जो प्रिविलेज्ड है उसको आप विक्टिम के तौर पर पेश कर देते हैं, जो प्रिविलेज नहीं है उसको आप अपराधी के तौर से पेश कर देते हैं। महिलाएं तो दोनों ही हैं।
देखिए, दोनों ही सवालों पर चूंकि मैं मीडिया में कितना भी मेरे पर दबाव रहा मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि दोनों ही महिलाओं के साथ गलत हुआ है। जितने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल कंगना के बारे में किया गया, जितने घटिया तरीके से किया गया, वो अपने आप में बेहद अपमानजनक था। और कंगना अगर कुछ कह रही है, अगर कंगना का अपना कोई पर्सपेक्टिव है, तो हम सबको अपना अपना व्यू रखने की आजादी है, लोकतंत्र है और हम अपनी बात को कह सकते हैं। इसका मतलब तो कहीं ये नहीं है कि आपने तमाम लोगों को छोड़ दिया और आप सीधा गए और आपने उनका घर गिरा दिया। तो राजनीतिक, इसमें राजनीतिक मंशा साफ समझ में आती है। और जो औरत का अपमान है, उसकी इंडिग्निटी है, जिसके साथ उसके साथ जो उसको अपमानित करने की कोशिश की गई है, ये साफ दिखता है। वही बात रिया के मामले में है। तमाम ऐसे लोग पार्टियां कर रहे हैं दिल्ली में, बंबई में, बड़े शहरों में। एक तरह का ट्रेंड है जिसमें कि आप मारिजुआना हो चाहे जो भी चीजें हो, ये सब कुछ करते रहे। व्हाट्सएप अगर सबूत का एक माध्यम बन गया तो ये कितनी बड़ी खतरनाक बात है कि व्हाट्सएप पर आप कोई भी कॉन्वर्सेशन को, मैं खुद फेसबुक की इंटरनेशनल बोर्ड की मेंबर हूँ और मुझे मालूम है कि E2E जो होता है, एनक्रिप्टेड जो बातें होती है, वो सिर्फ दो लोगों के बीच में होती है और उसको तीसरे को इस्तेमाल करने का हक नहीं होता है, उसको तीसरे को जानने का हक नहीं होता है। लेकिन अब ये सब कुछ हो रहा है तो हम लोग भी ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर कहाँ गलतियां प्लेटफॉर्म से हो रही है। खैर वो अलग डिबेट है, लेकिन सवाल ये है कि दोनों परिस्थिति में दोनों ही महिलाओं को अपमानित करने की कोशिश की गई है। दोनों ही महिलाएं, अब वो राजनीति का मोहरा बनने के लिए अगर कोई तैयार है तो वो कर रहा अपनी राजनीति, ठीक है, उसको भी हक है अपनी राजनीति करने का। लेकिन बदतमीजी, गैर जिम्मेदारी और जिस तरह का दुराग्रह दिखाया गया है इस दोनों के केस में, और रिया के केस में तो मैं निश्चित तौर पर मानती हूँ कि मीडिया ने एक बहुत ही छोटे स्तर पर जाकर के अपना रोल प्ले किया है, बहुत ही घटिया रोल प्ले किया है मीडिया में। इसको कहने में मुझे कोई मतलब कोई भी इसमें परेशानी नहीं है कि लोग मुझे कुछ कहेंगे कल। बट रंजना जी, इसमें क्या है कि मीडिया जब रिया को देखता है तो वो एक अपराधी के तौर पर देखता है। और आज की तारीख में ये है कि बहुत कम लोग हैं जो इतनी हिम्मत जुटा पा रहे हैं कि उस लड़की के पक्ष में खड़े होकर कोई बोले। अगर कोई बोलता है तो उसके ऊपर लिंच मॉब आ जाता है। और क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पहले कातिल के तौर पर उनको पेश करने की कोशिश की गई, फिर उनका जो पैसा है उसको हड़पने के तौर पर उसको पेश की गई। जब वहां सबूत नहीं मिला तो अब ड्रग कार्टेल में उसको तोड़ने की कोशिश की गई। यानी मीडिया का कम से कम 90% हिस्सा है जो उसको अपराधी के तौर पर पेश करता है। लेकिन कंगना के मामले में वो उसको अपराधी नहीं बल्कि विक्टिम के तौर पर पेश करता है। ये जो मीडिया की भूमिका है, इसको आप कैसे देखती हैं और क्यों ये सब हो रहा है? आशुतोष, मैं इन दोनों महिलाओं की उससे हट के जरा एक तरफ आपका ध्यान इंगित करना चाहती हूँ कि आप ये देखिए कि मीडिया कितने गहरे बादल पैदा करने की आज परिस्थिति में है कि लोगों के आंख पे वो छापा पड़ गया, मतलब आंखें बिल्कुल बंद सी हो गई है, इतना गहरा चश्मा लगा दिया गया है, उससे बाहर वो कुछ देख ही नहीं पा रहे। मतलब ये कि कितनी ज्यादा पावर आज मीडिया और सोशल मीडिया की हो गई है। आपने भी कहा लिंच मॉब, मतलब ये कि आज हम कुछ कहें इस डर से ना कहें कि हमारे पीछे लोग पड़ के और हमें तमाम तरह की गालियां देंगे। गालियां सुनने की मैं तो बहुत आदी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही खराब खराब गालियां लोग सोशल मीडिया पे देते हैं। लेकिन ये है कि अगर ये डर पैदा हो जाए और पूरी तरह से क्लाउडेड विजन हमारा हो जाए कि मतलब जो हम दिखाना चाह रहा है मीडिया हमें, जो हमें समझाना चाह रहा है, पूरा देश आज ये मान के बैठा हुआ कि यार बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी कोर्ट कचहरी के आज पूरा देश रिया चक्रवर्ती को दोषी मान रहा है। आज पूरा देश ये पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि मेंटल हेल्थ का क्या 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 परिस्थिति है देश के अंदर और क्या हो रहा है इनके साथ, क्या हुआ, ये भी नहीं जानने की कोशिश कर रही कि क्या वो स्वयं ड्रग देती थी या उससे मंगाया जाता था। अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है ना। अगर मान लीजिए वो मंगा रहे थे तो ये ला रही थी। तो ये सब चीजों को एकदम ढकेल के किनारे कर दिया गया। और क्या है, वो अपराधी है, वो डंकिनी है, वो फलानी है, मतलब ये कितनी एक, चूंकि दोनों औरतें मिल गई हैं, बड़ा अच्छा पैकेज सा हो गया है। ये पैकेज है, दोनों खूबसूरत महिलाएं हैं, दोनों फिल्म स्टार हैं, दोनों के वी आर वेरी प्राउड ऑफ बोथ ऑफ देम। हम तो दोनों को बहुत प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। तो वो इनको मिल गया है कि अब ये जो है समाज में औरत को खड़ा करके नंगा घुमाइए, होता है ना, अगर कोई घटना हो जाती है ऐसी तो गांव भर में नंगा घुमाइए, पूरा गांव ढेला फेंकता है, पीछे पीछे दौड़ता है। हमने तो अपनी आंख से देखा हुआ है जब बचाने गए थे किसी को। उसी तरह से अगर आप देख लीजिए तो उनको डाइन डंकिनी तो कहा ही जाता है।
और उसको कह के उनको जला के मार भी दिया जाता है। तो ये मतलब ये औरतें भी मिल गई हैं, औरतों का वो सारा जो कहिए ना सब चीजें हैं, एक तरह का पैकेज है, मार्केट करते रहिए, लोगों का ध्यान वहां बना रहेगा। और जो सचमुच घर की औरत पिट रही है, जो सचमुच 7 साल 6 साल 8 साल की बच्ची का, क्या अब रेप नहीं हो रहे हैं? रेप पे तो आप कोई हमें नहीं बुला रहे हैं, कोई बात नहीं करना चाहता इन सवालों पर। तो क्या अब 90 साल की औरत का रेप बीबीसी रिपोर्ट करती है, हमारी मीडिया कहाँ है? तो ये मतलब एक तरह का वो जो पैकेज है मार्केट कर रहे हैं, और उसको लोगों को भी खूब, इट्स अ टिटिलेटिंग इशू। ये एक टिटिलेटिंग माहौल बनाने की कोशिश है कि फलाना हुआ और रेप हुआ और ये हुआ और वो हुआ। तो ये इस तरह का पैकेज इस समय मार्केट हो रहा है। असली परिस्थिति ये है कि गरीब और जो आज जनजाति के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो महिलाएं हैं, आज उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। पर कोई इस बात को हिम्मत के साथ नहीं कर रहा। अर्थव्यवस्था की जो स्थिति आज है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा कम हमारी अर्थव्यवस्था नीचे गई है। अब ये सब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब ज्ञानी लोग हैं बैठे हुए हैं। तो क्यों नहीं पूछ रहे हैं सवाल, कौन जिम्मेदार है? रंजना जी, एक और सवाल है। सवाल, आप तो सोशोलॉजिस्ट भी हैं और लगातार उस पूरे मसले पर आप काम भी करती रही हैं। आखिर क्या कारण है कि हमारा समाज इसको एक्सेप्ट भी कर रहा है? हमारे समाज में जिस तरीके की का आक्रोश दिखना चाहिए, जिस तरीके की घृणा दिखनी चाहिए, जिस तरीके की का एक विरोध दिखना चाहिए, वो दिखाई नहीं पड़ता। और ऐसा लगता है जैसे कि इस पूरे टिटिलेशन का कंजम्पशन जो है वो सोसाइटी बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। इक्का दुक्का लोग हैं जो नाराजगी दिखाते हैं, जो कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बट अगर आप देखें कि जो टीवी चैनल्स इनको बहुत मजबूती के साथ और बहुत ही विभत्स रूप में दिखाते हैं, आज वही चैनल बहुत बड़े मार्जिन से नंबर 1 चैनल बना। इसका मतलब समाज उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो समाज क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? ये लोग क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? कि जो परोसेंगे वही खाएंगे ना लोग। आप समझ रहे हैं ना, जब जो परोसा जाएगा वही लोग खाना लगते हैं, और खाते खाते फिर उसके आदी भी हो जाते हैं। और ये मैं कोई बहुत ऐसा खराब कंपैरिजन सोचती हूँ, पर है कि एक जमाने में यूरोप में, जब खास तौर से हिटलर के जमाने में, जब आपने देखा फ्रेंजी, जो एक फ्रेंजी था कि मतलब जो भी घर से आता था, चाहे वो कितना भी दहशत गर्दी का काम हो, चाहे वो कितना भी डरावने वाला हो, समाज को टुकड़े टुकड़े करने वाला हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति वाली भाषण हो, बात हो, काम हो, सबको लोग स्वीकार करते थे और एक ही नारा लगाते थे और उसी नारे के साथ चलते थे। तो आज हमारे समाज में भी उस तरह की कुछ मानसिकता बनाने का काम लगातार हुआ है। सब अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम फलाने। कौन हिंदू है? हम भी तो हिंदू हैं, और लोग भी तो हिंदू हैं। ये कौन सा हिंदुइज्म है जहां आप औरतों को खड़ा करके और गंदी गंदी गालियां उनको दें, उनके बारे में सब कुछ बोलें, उनके घर के अंदर का सारा सब कुछ उठा के खोल के समाज के सामने रख दें, और फिर ये उसके बाद फिर आप कहें कि नहीं नहीं ये तो सब अपराध है, और अपराध को आप अपराधी को ढक रहे हैं। अपराध का काम है तो आपने किस लिए कानून व्यवस्था बनाई? रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है? मैंने ट्वीट भी किया था और तमाम मुझे गालियां भी पड़ी कि रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है इस देश में। तो खत्म करिए ना कानून। ये पुलिस किस काम की है? खत्म करिए। कोर्ट क्यों जाना चाहते हैं आप? खत्म करिए, आप ही करिए इसको। तो अभी जो लोग रिलेशन को कर रहे हैं, या जो इस तरह की जो उसको क्या कहते हैं, मैल फैलाई जा रही है, ये मैल आज नहीं फैलाई जा रही है, इसको सिस्टमैटिक ढंग से मानसिकता को बनाने का काम हुआ है। और आज वो आती आती स्थिति में हम आ गए कि हम और कुछ देखना ही नहीं चाह रहे, और कुछ हम सुनना ही नहीं चाह रहे, हम यही देखना चाह रहे हैं, हम यही सुनना चाह रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को दोष देने से तो मैं नहीं स्वीकार करूंगी कि लोग ये स्वीकार कर रहे हैं, पर लोगों के सामने कोई और विकल्प नहीं है। अच्छे टीवी चैनल्स का हाल देख लीजिए, अच्छे जो जिनको हम मान के चल रहे थे कि नहीं ये इसमें नहीं फंसेंगे, सब फंसे, क्योंकि सबको अपनी अपनी देखनी है। क्या आपको लगता है कि ये जो मीडिया है, जो टीवी चैनल्स हैं, ये एक हिंसक समाज बना रहे हैं, एक लिंच मॉब पैदा कर रहे हैं? और अगर लिंच मॉब पैदा कर रहे हैं तो इसकी परिणति क्या होगी? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से लोगों ने दौड़ा दौड़ा के लोगों को सड़कों पर मारा, जिस तरह से छोटी छोटी घटना शुरू हुई थी, वो फ्रिज में कोई मीट रखा था वहां से लेकर के जो किस्सा आया था, तब से लेके आज तक जिस तरह से लोगों ने पूरे समाज की मानसिकता को कुंठित करने का काम किया, और आप उस कुंठा में अगर नहीं जी रहे हैं, अगर आप उस कुंठित नहीं है, तो आप कुछ नहीं, आप समाज के व्यक्ति नहीं है। मैं तो उसको कुंठा ही मानती हूँ, भले ही आप उसको और कोई नाम दे। उस कुंठा को पैदा करने का काम, फिर उसको समाज में स्थापित करने का काम,
और फिर हर व्यक्ति के मन में कि अगर मैं ये नहीं करूंगा या करूंगी तो फिर मैं इस समाज में रहने लायक नहीं हूँ, लोग मेरी तरफ देखेंगे नहीं, लोग मुझे स्वीकार होने लायक नहीं हूँ। तो स्वीकारता बनाने के लिए हम सब उस तरह की परिस्थिति में फंस गए हैं। और यही कारण है कि जो लिंच मॉब है या जो लिंचिंग है, या लिंचिंग सिर्फ ये फिजिकल लिंचिंग का सवाल नहीं है इस समय, ये सिर्फ शारीरिक रूप से लोगों को मार मार के मार डाला नहीं, मानसिक रूप से लोगों में को एक तरह से समाप्त करने का, सोच को मारने का काम। ये खतरनाक काम है। ये खतरनाक काम है। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो ये है कि जिस हिंदुस्तान के बारे में हम देखते थे, एक सेकुलर समाज था, एक मॉडर्न समाज था, जहाँ पे विविधता थी, लोगों को एक दूसरे की बातचीत सुनने की आदत थी, वो अचानक इस स्वरूप में आ जाएगा कि अगर आप कुछ बोलेंगे तो आप लिंच्ड हो जाएंगे, अगर आप सही बात भी कह रहे होंगे तो भी आपको जान का खतरा हो जाएगा। ये अचानक कैसे हो गया? क्या ये दिक्कत हमारे समाज में पहले से थी, आज उभर कर सामने आई है, या अचानक इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है? हम लोग तो एंटी इमरजेंसी वाले लोग हैं, जो कि इमरजेंसी में भी लड़ाई लड़े थे और उस समय भी परिस्थितियां कुछ बिगड़ती चली गई थी। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत, लेकिन जिस स्वरूप में आज हम इसको देख रहे हैं नया नहीं है। ये इस पाप में सब भागीदार हैं, जो लोकतंत्र को बनाने बढ़ाने और लोकतंत्र को मजबूत करने का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्थापित करने का, गैर बराबरी को दूर करने का जो वायदा संविधान के द्वारा हुआ था, उसको तोड़ने में धीरे धीरे करके सत्ता पक्ष में बैठे हुए सभी लोग और सभी पार्टियों के लोग जिम्मेदार हैं। धीरे धीरे वो गिरता चला गया। लेकिन आज जो परिस्थिति है वो और ज्यादा गंभीर है, इसको मैं मानती हूँ। और आज की परिस्थिति में क्योंकि हमारे पास रास्ते नहीं है, पहले होता था तो कम से कम हम एंटी इमरजेंसी की लड़ाई लड़ सकते थे, जेलों में भले ही बंद किए गए थे, कोर्ट के द्वारा वो मुकदमा खारिज वो जीता गया था और फिर बाद में इमरजेंसी खत्म की गई थी, चुनाव हुआ था, वो था। लेकिन आज लोकतंत्र के कहते हैं ना जिसको, उसकी कवर, उसके मतलब लोकतंत्र का एक ढांचा दिखा करके या लोकतंत्र के बहाने ये सब कुछ जो हो रहा है, तो मुझे तो लोकतंत्र पर ही शंका है आज की स्थिति में। सच बताऊं आपको कि सचमुच ये लोकतंत्र, क्या लोकतंत्र है भाई? आज ही कोई लेख में पढ़ रही थी कि 4445 लोग जो चुने गए या जगह जगह पर देश में चुने गए हैं, वो सबके पीछे आपराधिक मुकदमे हैं, सब सीरियस आपराधिक मुकदमों वाले लोग हैं। पूरे देश का आंकड़ा कहीं मैं देख रही थी। अगर ये स्थिति है और हम लोग ऐसी स्थिति में लोकतंत्र को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर आपराधिक लोग बैठे हुए हैं, भाई जो लोग आज सत्ता की कमान को संभाले हुए हैं या अगुवा हैं, आप उनकी भी जिंदगियां देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये जो है लोकतंत्र की वर्तमान व्यवस्था पर गहराई से, मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ और मुझे लगता है कि गहराई से सोच होना चाहिए कि आखिर ये वोट देने के बाद फिर ये क्या करते हैं, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। और अगर हम बोलेंगे तो हम जेल जाएंगे, अगर हम बोलेंगे तो कारण बिना बताए हम जेल जाएंगे और बिना किसी कानून के उसके हम जेल में बंद रखे जाएंगे। फिर एक दिन छोड़ दिया जाएंगे, कहा जाएगा कि नहीं अच्छा गलत हो गया होगा ये हुआ। ये स्थिति जो है ये बड़ी बहुत गंभीर है और इसमें लोकतंत्र की अपनी चूलों के कहते हैं उसको जड़ को हिलाने का काम हो रहा है। आखिरी सवाल, और लोकतंत्र के नाम पर हो रहा है। आखिरी सवाल, क्या रिपब्लिक सुरक्षित रह पाएगा? अगर हम लोग, हमारा भरोसा समाज में है, हमारा भरोसा समाज के लोगों की ताकत में है और जनशक्ति में है, तो अगर ये परिस्थिति को बदलने के लिए जनशक्ति में कहीं ना कहीं कोई उछाल उभार दिखाई पड़ता है। और कई इस बीच के किस्से हुए हैं जिनमें हमने देखा है कि लोगों ने दबाव बनाने की कोशिश की और दबाव बना है, और आपस में मिलजुल के अगर वो ताकत हम पैदा कर पाएंगे तब हम अपने लोकतंत्र को बचा पाएंगे। वरना हमें लगता है कि लंबे समय तक के लिए हम लोग एक तरह से कहते हैं ना, गला पकड़ लिया गया है और बोला गया है कि यही बोलो तो हम वही बोलते रहेंगे, और तोता जितना सीखता है उतना ही बोलता है। तो अगर वही हमारी स्थिति रही तो, लेकिन लॉन्ग टर्म में कितना लंबा कोई इसको चला पाएगा, ये मैं समझती हूँ कि जनशक्ति से ही ये बदलेगा और जनशक्ति बनाने का काम हम लोग को सामूहिक रूप से आज करने की जरूरत है। रंजना जी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि बहुत ही डिप्रेसिंग नोट पर है और ऐसा लगता है जैसे कि आगे कोई सब कुछ अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आपने बहुत सही बात कहा। आपने कहा कि
एक ही उम्मीद है और उम्मीद है जनशक्ति। अगर जनशक्ति में उछाल आया, अगर जनशक्ति में आक्रोश पैदा हुआ, जैसा कि इमरजेंसी के समय में देखने को मिला था, लोग सड़कों पर आए थे, लोगों ने अपनी बातों को कहा था, तो शायद चीजें बेहतर हो, अन्यथा फिलहाल तो अंधेरा दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।